रात का वक्त था और हम लोग चांदनी रात में बैठे थे। चांद आसमान में नजर आ रहा था। एक चांद आसमान में था और एक चांद मेरे सामने बैठा था। मैं उसकी तारीफ कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारा पति तो कोई बहुत बड़ा पागल होगा जो तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम जैसी औरत को कौन छोड़कर जा सकता है। मैंने कहा, औरत नहीं, लड़की। इस बात पर वो हंसने लगा। उसने कहा, लड़की तो नहीं हो पर सही, लेकिन हाँ, लड़कियों से ज्यादा सुंदर हो। मैं इस बात पर हंसने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। हम घर की छत पर बैठे थे और मुझे सीढ़ियों की दीवार पर किसी का साया नजर आ रहा था। मैंने उसे कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, लगता है वहाँ कोई खड़ा है। सम्राट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, अभी तो मैं आया हूँ और तुम खुद ही कह रही थी कि आज रात बड़ी खूबसूरत है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई देख रहा है। उसने कहा, कौन होगा? तुम्हारा पति तो घर पर है नहीं। पर मेरे दिल में शक बैठ गया और मैंने उसे वहां से भेज दिया। उसका मूड भी थोड़ा खराब हो गया था। जब मैं नीचे आई तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरी जवान बेटी, जो अभी अभी जवान हुई थी, कमरे से बाहर निकली। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो अभी सोकर उठी है। मैंने कहा, क्या बात है नेहा, तुम इस वक्त जाग रही हो? तो उसने कहा, मम्मी, मैंने ठीक से डिनर नहीं किया था, भूख लगी है, कुछ खाने जा रही हूँ। आपके लिए भी कुछ निकालूं? मैंने कहा, मुझे भी भूख लगी है, चलो पिज्ज़ा गरम कर दो, वही खा लेंगे। वो ओवन में पिज्ज़ा गरम करके लाई और मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा हुआ कि तुम जाग गई, तुम वैसे भी जल्दी सो गई थी। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जब तुम कमरे में थी, तुम्हारे फ़ोन में प्रीतेश नाम के लड़के का फ़ोन आ रहा था। ये प्रीतेश कौन है, तुम्हें पता है ना? तुम्हारे पापा कितने सख्त आदमी हैं। वो तुम्हारे लिए विदेश गए हैं और मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन कामों में मत पड़ना। फिर तुमने किसी लड़की से दोस्ती क्यों नहीं की? उसने कहा, माँ, फिक्र मत करो, वो सिर्फ दोस्त है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें मना किया है ना, दोस्ती भी नहीं करनी। पहले दोस्त बनते हैं, फिर कुछ और हो जाता है। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। मैं उसे डांट रही थी। पहले भी मैंने उसे इस बात पर कई बार समझाया था। मेरा पति बहुत सख्त आदमी है। वो एक बार गुस्से में आ जाए तो किसी को माफ नहीं करता। पर उसकी नौकरी बाहर के देश में लग गई थी और वो विदेश चला गया था। उसे विदेश गए हुए 4 साल हो गए थे और उसने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब मैं उसकी ज़िंदगी में आई तो उसने मुझ पर कई पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। शुरू में 1 साल तक उसने मुझे घूंघट उठाने नहीं दिया। फिर जब उसके पिता की मौत हो गई और मैं घर में अकेली रह गई तो मैंने घूंघट करना बंद कर दिया। उसकी पागलपंती और सख्ती से मैं तंग आ गई थी। फिर उसकी नौकरी विदेश में लग गई और वो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वहां चला गया। जब वो गया तो मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि तब तक मेरी बेटी भी जवान हो चुकी थी और मैंने उसके साथ बड़ा सख्त वक्त गुजारा था। अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। लेकिन जब शादी के इतने साल बाद आसपास देखा तो पता चला कि सब दोस्त अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। उनके पास वक्त नहीं था और मैं बोर होने लगी। पहले हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बस अपना घर था और मेरे पति की नौकरी थी। लेकिन अब तो वो विदेश से डॉलर भेजता था और मेरी बेटी बिगड़ती जा रही थी। मैं उसे समझाती कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जब वो वापस आएगा और उसे अपनी बेटी की सारी कहानियाँ सुनने को मिलेगी तो वो मुझसे कहेगा कि तुम बेटी का ख्याल नहीं रख सकी, तुम कहाँ पर बिजी थी। मेरी बेटी मेरी बात मानती थी। आज मुझे वक्त मिला तो मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन वो अचानक से हंसने लगी और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, माँ, जब पापा वापस आएंगे तो क्या सिर्फ मुझसे सवाल करेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे? मैंने कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? वो बोली, आपकी भी तो जिंदगी में कोई है, वही जिससे आप रोज रात को छत पर मिलती हैं। और अभी भी उसी के पास खड़ी थी। और क्या कह रही थी? एक चांद आसमान में है और एक चांद मेरी नजरों के सामने है। मुझे आपकी परछाई तो नहीं दिखी क्योंकि छत पर अंधेरा था, लेकिन आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और उसकी भी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। अब मैं उसे ये भी नहीं कह सकती थी कि उसे कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में एक आदमी को जगह दे दी थी क्योंकि 4 साल से मेरा पति विदेश में था और मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैं अकेली रहती थी, मुझे भी किसी की जरूरत थी, वरना मैं पूरा दिन क्या करती। मेरा पति मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता था। उसने अपनी सारी जिंदगी नापा तोला प्यार किया
अपने काम में लगा रहता था। उसका मानना था कि जिंदगी में कुछ बनना है और प्यार करना तो आसान है। उसने कभी ये महसूस नहीं किया कि मोहब्बत करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उसके जाने के बाद मैंने 2 साल तक किसी से बात नहीं की, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था और मैं जवान थी। मेरी बेटी भी अब जवान हो गई थी और हमारे बीच सिर्फ 16 साल का फर्क था। मैं बहुत खूबसूरत थी और जब इंसान खूबसूरत होता है तो कभी कभी अपनी खूबसूरती संभालना मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह थी कि मेरी जिंदगी में एक लड़का आया जिसका नाम सम्राट था। वो हमारे पुराने घर में ही रहता था और रात को छत लांघ कर मेरे पास आ जाता था। वो बहुत ताकतवर था और जवान था, सिर्फ 22 साल का था। उसके लिए छत से कूदकर आना कोई मुश्किल काम नहीं था। पहले तो वो पड़ोसी की तरह बस हेलो हाय करता था, लेकिन एक दिन उसने अपने दिल की बात कह दी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी एक जवान बेटी भी है तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि उसे तो लगा था कि मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई होगी। कहते हैं कि मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजर जाता है, लेकिन औरत के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके कानों से होकर गुजर जाता है। अगर औरत को कोई मर्द अच्छी बात कहे और उसकी तारीफ करे तो वो उसकी शक्ल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत उसकी दीवानी हो जाती है। सम्राट तो एकदम किसी मॉडल जैसा लगता था। उसने मुझसे बहुत प्यारी प्यारी बातें की और मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। उसका असर मुझ पर होने लगा और मेरा दिल उसका हो गया। दूसरी तरफ मेरा पति था। जब भी वो मुझे फोन पर बात करता था तो ऐसा लगता था जैसे पूछताछ कर रहा हो। सुबह कितने बजे उठी, बाथरूम कब गई, घर में कोई आया तो नहीं। उसके जाने के बाद उसके रिश्तेदार भी हमारे घर ज़्यादा नहीं आते थे। मेरा एजेंट था जो अक्सर घर के चक्कर लगाता था। मेरा पति उसे पैसे भेजता था और वो महीने की शुरुआत में 1-2 बार पैसे देने आता था। फिर मेरे पति को पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाता रहता था, जैसे तुम्हारी पत्नी ने बेकार का सामान घर में इकट्ठा कर रखा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब के चलते मेरे पति और मेरे बीच झगड़े होते रहते थे। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपकी आंखों के सामने नहीं होता तो दिल से भी उतर जाता है। इसीलिए हम दिल खोल कर लड़ते थे। पति पत्नी के बीच दिन में भले ही लड़ाई हो जाए, लेकिन रात को जब वो एक ही बिस्तर पर सोते हैं तो कभी कभी गलती से एक के पैर के साथ दूसरे का हाथ छू जाता है। तब दिल में अजीब सा एहसास जागता है और इंसान सोचता है रहना तो इसी के साथ है, छोड़ो लड़ाई झगड़े को, और फिर दोनों के बीच मोहब्बत हो जाती है। लेकिन मेरे पति और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था। वो जिस देश में गया था वहाँ से बार बार वापस आना संभव नहीं था, क्योंकि आने जाने का खर्चा बहुत होता था और उसकी छुट्टियाँ भी नहीं होती थी। अभी भी उसे 2 साल बाद वापस आना था, क्योंकि वो पहले ही कुछ महीने पहले एक बार चक्कर लगाकर गया था। सम्राट के साथ मैं बहुत खुश थी। हम रोज छत पर मिलते थे, लेकिन अब ये बात मेरी बेटी नेहा को पता चल चुकी थी और मैं उसके सामने शर्मिंदा हो गई थी। मैंने उसे कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम अपने पापा से ये बात मत कहना, नहीं तो वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। वो बोली नहीं माँ, आप इतनी बुरी नहीं हैं कि मैं ये बातें पापा को बताकर आपको उनकी ज़िंदगी से निकाल दूं। लेकिन अब आपका इतना बड़ा राज मेरे पास आ गया है और आप हमेशा मुझसे कहती थी कि लड़कों से बात मत करो, लड़कों से दोस्ती मत करो, उनके साथ मत बैठो। ग्रुप स्टडी के लिए भी आप मुझे नहीं जाने देती थी, लेकिन आपने खुद अपनी ज़िंदगी में एक लड़का रखा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं रखना चाहिए था? जब आप खुद ये सब कर रही थी, आपने मेरा कितना वक्त बर्बाद किया है पता है। कॉलेज में सब मुझे डरपोक कहते हैं और पुराने ख्यालात वाली भी, सिर्फ आपकी वजह से। मैंने कितनी बातें सुनी हैं ये तो मैं ही जानती हूँ। मैंने कहा देखो बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो बोली नहीं माँ, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, बस आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि पापा को ये बातें नहीं बताऊँगी, लेकिन बदले में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। मैंने पूछा क्या करना होगा? उस समय वो जो भी कहती मैं मान लेती, क्योंकि अगर मेरे पति को ये बात पता चल जाती तो वो मुझे वापस आते ही तलाक दे देते। वो मेरे साथ कभी नहीं रहते और मैं सम्राट के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकती थी। सम्राट के पास कुछ भी नहीं था, वो तो एक स्ट्रगलिंग एक्टर था जो छोटे मोटे रोल करता था। उसकी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी और शायद मिलेगी भी नहीं। हम दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, बस एक साथ अच्छा वक्त गुजार रहे थे। मेरी बेटी ने कहा मैं कहीं भी जाऊं, जिस वक्त भी जाऊं, रात को जाऊं, सुबह जाऊं, लड़कों से दोस्ती करूं,
पार्टी में जाऊं, ग्रुप स्टडी के लिए जाऊं, आप मुझे नहीं रोकना। मैं किसी से भी फोन पर बात करूं, जैसा भी कपड़ा पहनूं, चाहे शॉर्ट ड्रेस पहनूं या जीन्स, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ादी चाहिए। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। अब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि गुस्सा करने के लिए मेरे पास बचा ही क्या था। क्या कर सकती थी मैं गुस्सा करके? अगर गुस्सा करती तो किस दुनिया पर करती? मैं तो खुद उसके सामने नज़र नहीं उठा पा रही थी। मैंने उससे कहा, अगर तुम ये सब करोगी तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? और अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? वो बोली, पापा को कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना आपके बारे में ना मेरे बारे में। आप अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे गुजारें, मुझे मेरी ज़िंदगी मज़े से गुजारने दो। डील बिल्कुल सीधी और साफ है, क्योंकि अब तक आप मुझे जिन कामों से रोकती रहीं, वो खुद करके आप उनका फ़ायदा उठाती रहीं, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी को एंजॉय करने से दूर रखा। मेरी उम्र की लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती जैसे आप बना रही थीं। आप तो मुझे ग्रुप स्टडी के लिए भी नहीं जाने देती थी। जब भी कोई ग्रुप स्टडी होती थी, मैं घर पर बैठी होती थी और बाकी लोग मुझे बहुत बातें सुनाते थे, मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने उससे कहा, मैं आज ही सम्राट से सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं दूंगी। वो बोली, आप रिश्ता खत्म कर दें कि आपका सम्राट के साथ रिश्ता था, और शायद आपको पता नहीं है कि मैंने आपकी और उसकी बातें रिकॉर्ड भी कर रखी हैं। ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं इतनी हैरान थी। ठीक है, ये मेरी बेटी थी जो मेरे साथ इतनी बातें कर रही थी। ये अपने बाप पर ही गई थी। उसको भी सबूत जमा करने और ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का बहुत शौक रहता था। मैं हर तरह से फंस चुकी थी। फिर सोचा कि अपनी बेटी के आगे ही तो शर्मिंदा हो रही हूँ, कल को पति के आगे शर्मिंदा होना पड़ा तो फिर क्या होगा? मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन अगर गलती से भी तुमने पापा को इस बारे में बताया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मुस्कुराई और उसने कहा, जी। अब उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने कहा, चलिए, बातों बातों में पिज्जा ठंडा हो गया, दोबारा माइक्रोवेव करके लाती हूँ। वहां से खुशी खुशी उठी और जाकर पिज्जा गर्म करने लगी, लेकिन मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया था। ये बात किसी को भी नहीं पता चलती तो अच्छा था, पर पता भी चली तो नेहा को। फिर सोचा कि क्या ही कर लेगी, ये सब कुछ तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में किया था। उसे इसलिए रोक दिया था क्योंकि उसका मन बहुत ज़्यादा सख्त था। अब इस घर में यही होने लगा। नेहा किस समय जाती, किस वक्त आती, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन रात को 9 बज गए, वो घर नहीं आई थी। मैं परेशान हो रही थी। मैंने उसे फ़ोन किया तो कहने लगी, हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं। और आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपने खुद ही तो कहा था कि आप मेरे मामले में नहीं बोलेंगे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इस समय पिक्चर देखने जाओगी तो 12 बजे ख़त्म होगी। कहने लगी, हाँ, 9 से 12 का ही तो शो है, 12 बजे तक आ जाऊंगी। आप मेरी चिंता ना करें। चिंता कैसे ना करती? अगर बीच में पति की कॉल आ जाती और वो कहता कि नेहा से बात कराओ, तो फिर मैं क्या करती? फिर सोचा कि झूठ बोल दूंगी कि वो सो रही है, लेकिन मेरे लिए टेंशन तो बन गई थी। मैंने ये बात सम्राट को बताई तो वो भी हैरान रह गया था। उसने कहा, ऐसी बेटी तुम्हारी ही हो सकती है। मैंने कहा, क्या मतलब मेरी हो सकती है? तो उसने कहा, तुम भी तो इतनी ज्यादा बहादुर हो, तुम जैसी हरकत एक बहादुर औरत ही कर सकती है। मेरी मोहब्बत में तुम अपने पति से बेवफाई कर रही हो, मैं इस बात की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन तुम बहादुर औरत हो और तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह बहादुर है। मैंने कहा, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है, मूड भी नहीं है मेरा कुछ भी करने का, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं एक आइडिया बताता हूँ। मैं उसकी बात गौर से सुनने लगी। उसने कहा, तुम अपनी बेटी को दोस्तों की तरह ट्रीट करो और उसे बातों बातों में कहो कि तुम्हारा मेरे साथ अच्छा से रिश्ता नहीं चल रहा है। मेरी बुराइयां करो, कहो आज मेरी सम्राट से लड़ाई हुई, आज मेरी इस बात पर लड़ाई हुई, और ऐसे उसका दिमाग से ही निकाल दो कि तुम मुझसे मिलती हो। कह दो कि ब्रेकअप हो गया और बात ही खत्म कर दो, और किसी तरह जो सबूत उसने जमा किए हैं वो भी डिलीट करवा दो। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती। अगर वो कुछ भी कहे तो तुम उसी का पता उस पर चला देना,
और उसे कहना कि तुम्हारे बाप को भी बता दूंगी कि तुम क्या कुछ करती रही हो, इसी तरह से तुम उसे हैंडल कर सकती हो। मैंने सम्राट की बात तो सुन ली थी, वो ठीक ही कह रहा था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मुझे सुझाव तो बहुत अच्छा दिया था और उसने कहा था कि इस उम्र में वो क्या ही कर लेगी, कितना ही कर लेगी, बस बाहर जाने का शौक होता है। लेकिन मेरी बेटी तो पता नहीं क्या क्या कर रही थी, क्योंकि एक दिन जब मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल मिला तो मैं हैरान रह गई। मैंने तो इन दिनों में कोई शॉपिंग ही नहीं की थी, फिर इतना ज़्यादा बिल कैसे बन गया। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, हाँ मैंने 2-4 जगह स्वाइप किया था। मैंने कहा 2-4 जगह या 200-400 जगह, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा बिल आया है। तो कहने लगी, हाँ जब हम लोग इधर उधर घूम रहे थे तो पिक्चर देखने गए थे, शॉपिंग की थी, खाना खाया था, थोड़ी स्नैकिंग भी की थी, तो पता नहीं चला कि कितना कुछ खर्च कर लिया। और वैसे भी है तो ये सब कुछ मेरे बाप का, और इस वक्त बाप है जो तभी तक आपके जीवन में रहेगा जब तक आप उसे वफादार रहेंगे, और वफादार तो आप हो नहीं। मैंने कहा, देखो तुमने मुझे जो कहा मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब बार बार तो मुझे ताने नहीं दे सकती। वो कहने लगी, आप भी बार बार हिसाब किताब नहीं कर सकते कि मैंने कितने पैसे खर्च किए। मेरी बेटी थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा चालाक है। इससे तो अच्छा था कि ये मेरे पति को सब कुछ बता देती, लेकिन इस तरह से मुझे उसके सामने शर्मिंदा होना ना पड़ता। लेकिन अगर मेरे पति को सब कुछ पता चल जाता तो वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देता, और सम्राट मेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं करता था, बल्कि वो भी मुझसे खर्चे के पैसे लेता था। वो कहता था कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, बस तुम प्रार्थना करो कि मेरा बिजनेस कामयाब हो जाए, फिर जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। लेकिन इस बात को भी 1 साल हो गया था, पर मैं ये भी जानती थी कि बिजनेस इतनी जल्दी खड़ा नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। एक दिन मेरे पति की कॉल आई तो उसने कहा कि नेहा से बात कराओ। मैं उसकी बात नहीं करवाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि उसके मुंह से कुछ निकल जाए, पर वो बार बार कह रहा था कि मेरी बात करवा दो। तो मैंने कह दिया कि नेहा के पास मोबाइल नहीं है, उसने घर के नंबर पर कॉल की थी। जब वो घर के नंबर पर कॉल करता तो उसे सस्ती पड़ती, वो कंजूस आदमी था। इसी वजह से तो मैं उसके पास रहकर भी उसकी ना बन सकी, क्योंकि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन एक कंजूस आदमी और बेवफा आदमी से भी ज़्यादा बुरा होता है। और वो ऐसा ही था। मेरी बेटी वहाँ पर गई और मैंने उसकी बात करवा दी। वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि आपको इतनी अच्छी औरत कहाँ से मिली, आपके लिए उदास होती रहती हैं, रोती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। जब मेरे पति ने फ़ोन दोबारा पकड़ा और मुझसे बात करने लगा तो कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी याद में रोती हो। मैंने उसे आज तक नहीं कहा था कि मैं उसकी याद में रोती हूँ। मैंने कहा, जब आप दूर होते हैं तो कभी कभी दिल भर आता है। कहने लगा, जब ज़्यादा याद आए तो मुझे बता देना, मैं तुमसे मिलने के लिए भी आ जाऊँगा। मैंने कहा कि इस तरह तो आपके बहुत पैसे लगते ना। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, पैसे तुमसे अच्छे हैं क्या। वो मुझसे रोमांस कर रहा था और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पता नहीं आखिरी बार उसने मुझसे अच्छे तरीके से बात कब की थी। मैंने बाद में नेहा से कहा, तुम्हें इतना ज़्यादा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक था। कहने लगी, क्या मैं तो पापा के सामने नंबर बना रही थी, आप तो परेशान हो गई। मैंने कहा, नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मेरा पता है और मुझे उसका पता है, उसके साथ मैंने बहुत सारे साल गुजारे हैं। वो मुझसे कहने लगी, वैसे आपने ऐसा क्यों किया, आपको पापा अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब इंसान अकेला रहता है तो उसे किसी की ज़रूरत होती है, और सम्राट को मैं तुम्हारा बाप नहीं बनाने वाली, वो बस मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। नेहा ने कहा, हाँ ज़रूर तो रहती है। इसी तरह अगर मैं भी किसी से दोस्ती करूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। मैं भी कह दूंगी कि मुझे उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल सम्राट जैसा कोई इंसान। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो। तो उसने कहा, मेरा मतलब है कि जैसे वो समझदार है, उसको पता है कि आपका एक पति है, एक जवान बेटी है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ अच्छे तरीके से रहता है। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो बार बार ये जिक्र क्यों करती थी,
क्योंकि जब भी वो इस तरह की बातें करने बैठ जाती थी तो मुझे उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। नेहा पैसे को पानी की तरह बहा रही थी और मैं परेशान थी क्योंकि मुझे अपने पति को बताना पड़ता था। मुझे झूठ बोलना पड़ गया कि मैं बीमार हो गई थी, डॉक्टर के चक्कर लग गए थे, इसीलिए खर्चा हुआ। लेकिन फिर भी उसने कहा कि अपना ख्याल किया करो, डॉक्टर भी तो ऐसे ही कोई ना कोई बात कह देता है। इंसान अगर खान पान में ठीक रहे तो इतना दिक्कत नहीं होता। मैं उसको क्या बताती थी यहाँ पर क्या हो रहा था। मेरी तो भूख ही मर गई थी। एक दिन मुझे सम्राट की कॉल आई। उसने कहा कि आज मैं रात में नहीं आ सकता, थोड़ा काम है। मैंने कहा कैसा काम, तुम्हारा तो कोई काम नहीं है। तो कहने लगा बताया था ना कि बिजनेस शुरू किया है तो इस हवाले से कोई मीटिंग है। एक दोस्त आया है, रात के समय ही वो फ्री होता है, इसीलिए सारी रात बैठकर उससे बात करूंगा। अगर उसको मेरा आइडिया पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मेरा उसके साथ बैठने का मूड नहीं था। आज मैं छत पर नहीं गई थी, नीचे ही थी। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे और नेहा अभी तक घर नहीं आई थी। इससे पहले उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो घर से निकल जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने उसे कभी घर से निकलने नहीं दिया था। 8 बजे मैं उसे डिनर करवा देती थी और 9 बजे अपने कमरे में चली जाती थी। उसके बाद वो पढ़ाई करती और सो जाती थी। उसके कमरे में ना तो टीवी था और ना ही मैंने उसे मोबाइल फ़ोन लेकर दिया हुआ था। लेकिन उसने अपने बाप को भी किसी तरह मना लिया था। और जब उसके बाप ने मुझसे कहा कि नेहा को फ़ोन लेकर दे दो, तो मैं आगे से कैसे मना कर सकती थी। अगर उसे पता चल जाता कि मैंने मना किया है तो उसको गुस्सा आता और वो अपने बाप के सामने कुछ भी बोल सकती थी। मैंने अपने पति से कहा कि हाँ, उसने असाइनमेंट बनानी होती है, लैपटॉप भी तो नहीं है उसके पास और कंप्यूटर तो हमेशा ख़राब रहता है। तो मैंने इस बात का भी साथ दिया। वो मुझसे हर काम करवा रही थी, वो हर बात मनवा रही थी जो कभी वो सोच भी नहीं सकती थी। रात के 2 बज गए थे, अभी तक घर नहीं आई थी। मैं उसका इंतज़ार करते करते सोफे पर ही बैठ गई। जब मुझे हलचल की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि नेहा आ गई है। लेकिन जब मैंने समय देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैं भी ऐसी सोई थी कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा ये कौन सा वक्त है घर आने का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने पूरी रात घर से बाहर गुजार दी। तो कहने लगी हाँ, ग्रुप स्टडी थी, सारी रात बैठकर पढ़ रहे थे। मैंने कहा किसको पागल बना रही हो, इस तरह कपड़े पहनकर कौन पढ़ाई करता है। साफ पता चल रहा है कि पार्टी करके आ रही हो। इस बात पर वो हंसने लगी। जिस तरह से हंस रही थी मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो अपने होश में नहीं है। इसका क्या मतलब था? क्या उसने ड्रिंक किया था? कहने लगी मैं पढ़ रही थी या पार्टी कर रही थी और मैं रात को बाहर थी या घर में थी। आप उन सारी बातों में मत बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर आप मुझे मत कहना कि मेरी वजह से आपका घर खराब हो गया। ये लड़की तो सर चढ़ गई थी। जाहिर है उसे आज़ादी मिली थी और अब वो इस आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठा रही थी। मैंने उसकी ज़िंदगी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं बनाई थी। मैं तो उसे वो काम भी नहीं करने देती थी जो बाकी लड़कियां कर लेती हैं, और अब वो ऐसे भी काम कर रही थी जो उसकी उम्र की बाकी लड़कियां भी करने से पहले सोचती हैं। क्या मुझे सम्राट से मिलना छोड़ देना चाहिए था? लेकिन उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में था ही कौन? एक दिन वो आया तो उसकी कलाई में नई घड़ी थी। मैंने पूछा ये घड़ी कहाँ से आई? तो कहने लगा वही मेरा दोस्त जो विदेश में रहता है, जिसके साथ मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए लेकर आया। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा तुम आजकल परेशान हो। मैंने कहा थोड़ी परेशान नेहा की वजह से हूँ। अब वो मुझे इस बारे में कोई भी मशवरा नहीं देता था, कह रहा था जो करती है करने दो। लेकिन मैं हैरान होती थी कैसे उसे छोड़ सकती थी। एक दिन मुझे नेहा की दोस्त की कॉल आई। उसने कहा आंटी, वो आपसे इजाज़त लेनी थी। मैंने कहा किस बात की इजाज़त? मैं हैरान थी, क्या इजाज़त का सवाल पैदा होता है? ये तो अपने दोस्तों के साथ कहीं भी चली जाती है। उसने कहा वो हमारे घर में ग्रुप स्टडी है तो वहाँ पर नेहा को अगर आप भेज दें। वो कह रही थी कि आप मान जाएंगे, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ, पहले भी तो आती रहती है, तो आज भी चली जाएगी? तो कहने लगी आंटी नहीं, वो आज तक नहीं आई। मैंने कहा क्यों? 2 दिन पहले वो तुम्हारे घर नहीं आई थी सारी रात के लिए? उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने कोई ग्रुप स्टडी नहीं रखी थी और मुझे आपको कुछ बताना भी था। मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा नेहा आजकल अजीब अजीब बातें करती है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उस दिन हमारे घर आई तो पता नहीं किसके बारे में कोई बात कर रही थी और मेरी माँ ने सुन ली। उन्होंने कहा कि ये लड़की तो हाथ से निकलती जा रही है, तुम उसके साथ नहीं बैठा करो, नहीं तो तुम भी इसके जैसी हो जाओगी।
मैं तो हैरान हूँ कि जिस लड़की के बारे में कोई इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता था, आजकल सब उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। मुझे आपको बताना था कि वो कुछ अजीब हरकतें कर रही है। मैंने कहा, तुम्हारे साथ अभी तक उसने कोई ग्रुप स्टडी नहीं की? तो उसने कहा, नहीं, मेरे साथ कोई ग्रुप स्टडी नहीं की। आज मुझे कह रही थी कि माँ से तुम बात कर लेना, वो मान जाएगी। जब मैंने उससे कहा कि पहले कभी नहीं मानी तो अब क्यों मांगी, तो उसने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा, क्योंकि आपकी रस्सी मेरे हाथ में है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इसका मतलब कि वो किसी भी ग्रुप स्टडी में नहीं थी, तो फिर रात भर घर से बाहर कहाँ रहती थी? एक दिन मैंने उसका पीछा करने का सोचा। उस दिन भी सम्राट ने नहीं आना था, और अगर आना भी होता तो मैं मना कर देती, लेकिन उसने खुद ही कह दिया था कि मुझे आज काम है। मैं खुश थी कि चलो कोई काम करेगा तो जो पैसा मैंने उसे दिया है वो मुझे वापस तो कर देगा, क्योंकि उसने उधार कहकर ही लिया था। मैंने नेहा का पीछा किया तो मुझे लगा कि वो कहीं दूर जाती होगी, लेकिन वो तो एक करीब बने हुए घर में जा रही थी और दरवाज़ा बजाने की बजाय दीवार के ऊपर से कूद कर जा रही थी। मुझे पता चल गया था कि ये घर किसका है। मेरा दिल तो वैसे ही अजीब सा हो गया था, लेकिन जब मैं अंदर चली गई, वो भी अंदर चली गई। वो तो सीधे कमरे में चली गई, लेकिन मैं खिड़की से सब कुछ देख रही थी। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं बर्बाद हो गई हूँ, क्योंकि ये घर तो सम्राट का था और वो वक्त नेहा और सम्राट एक दूसरे के साथ थे। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। ये आदमी हम दोनों के साथ गलत कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि माँ बेटी की आपस में ही दुश्मनी है, और जब सगे खून के रिश्ते आपस में कड़ा डाल लेते हैं तो फिर बाहर के लोगों को उन्हें तोड़ने में बहुत आसानी होती है। मैंने उसी रात अपने पति को सब कुछ बता दिया। मैं बहुत रोई और बताते बताते मेरा सांस भर गया। मेरा पति ने ये सब कुछ सुन लिया और उसने कहा, मैं तो अगले हफ्ते आ रहा था तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए। उसने उसके अलावा कुछ नहीं कहा। जब वो आ गया तो उसने सबसे पहले सम्राट पर केस किया। जितने पैसे मैंने उसे दिए थे उन सारे पैसों का केस कर दिया, और इसमें उधार के तौर पर लिए हैं। मेरे पास मैसेज भी थे और अकाउंट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी था। अब उसको वो सारा पैसा वापस करना था। दूसरी तरफ उसने नेहा से मोबाइल भी ले लिया और उसे कहा, अब अगर मैंने तुम्हें घर से बिना बताए जाते हुए देखा या कोई भी काम इस तरह करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा तुरंत कहने लगी, फिर आप माँ को क्यों नहीं रोकते, वो भी ऐसी हरकतें करती है। तो मेरे पति ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए अब तुम आराम से बैठ जाओ। वो तो हैरान रह गई और वहाँ से चली गई। उसे पता चल गया कि उसके सारे मज़े अब ख़त्म हो गए थे। जब मेरा पति कमरे में आया तो मैंने कहा, अगर मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। उसने कहा, तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो? मैंने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा। वो कहने लगा, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें इतने लंबे अरसे के लिए छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद मेरे पास माफ़ी नहीं होगी। तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने कहा, तुम वाकई अच्छे आदमी थे, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, कोई बात नहीं। और इसके बाद हम लोगों ने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया, बल्कि आपस में मिलकर नेहा को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, क्योंकि अगर हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते तो उसके लिए फिर से एक मौका खुल जाता। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारी एक ही बेटी थी, हम उसे बर्बादी के रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकते थे। सम्राट पर केस हुआ, उसे सारे पैसे वापस करने पड़े। उसे भी अच्छा खासा सबक मिल चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।